हाय गाइस। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 साइंस सीबीएसई। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में होते हैं। जैसे सीधी सी बात है, ठंड होती है वी वेयर जैकेट्स, वी वेयर वुलन क्लोथ्स। गर्मी होती है वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। तो वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस अराउंड अस। जो ये आपके ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन चेंजेस को हम स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, बट इन डिफरेंट मैनर। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखो, एनिमल्स के पास दो सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले मैं बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम की। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा। जो नर्वस टिश्यू है वो आपके एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, न्यूरॉन का, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। अब हमारे पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें रिसेप्टर्स बोलते हैं, जिन्हें सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम ईयर की बात करते हैं, इनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। अब ईयर का एक फंक्शन तो आप सबको पता है हियरिंग, दूसरा फंक्शन होता है उसका बैलेंस ऑफ द बॉडी। आईज, फोटो रिसेप्टर्स, सीइंग। स्किन, थर्मो रिसेप्टर्स, हीट, कोल्ड और टच। नोज, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल डिटेक्शन। टंग, गस्ट्री रिसेप्टर्स, टेस्ट डिटेक्शन। तो अब न्यूरॉन की बात करते हैं, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। जो हमारा न्यूरॉन होता है वो तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। जो डेंड्राइट है वो इंफॉर्मेशन लेता है, सेल बॉडी एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन को और ट्रेवल करता है एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। जो एक्सॉन है वो लॉन्गेस्ट फाइबर है हमारी सेल बॉडी में, जिसे का क्या काम है, वो ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब एक साइनैप्स होता है, जो साइनैप्स होता है वो गैप होता है दो नर्व एंडिंग के बीच में फ्रॉम वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल में, ताकि आगे की ऑनवर्ड ट्रांसमिशन हो सके। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। सीधी सी बात है यार, तुम्हें कोई मारने भागता है, तुम बचने के लिए देखते हो या फिर सडन रिएक्ट करते हो, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तुम सो रहे हो, सुबह सुबह कोई तुम्हारी उंगली चाय के अंदर डाल दे, यू विल रिएक्ट। तो आप अपना हाथ हटाओगे वहां से, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन सबसे पहली चीज वो क्विक होना चाहिए, सडन होना चाहिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। नी jerk, withdrawal of hand touching a hot object। अब ये रिफ्लेक्स आर्क है जो आपको दिखाती है किस वजह से, कैसा पाथवे होगा हमारे नर्व इम्पल्सिस का जो कि पास करेंगे ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले जो आपका स्टिमुलस है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हीट है। अब हीट को कौन सेंस करेगा? रिसेप्टर ऑर्गन कौन सा सेंस करेगा? स्किन। स्किन स्पाइनल कॉर्ड के पास वो भेजेगी, भाई साहब गर्मी लग गई है, जल गया कुछ। तो वहां से जो इफेक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जो मसल्स होंगे, वो रिस्पॉन्स करेंगे, हाथ को हटा लेंगे। अब जो मेरे रिस्पॉन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेनली तीन होते हैं वैसे तो। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स। जो वॉलंटरी होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, जैसे टॉकिंग, राइटिंग। इनवॉलंटरी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको माइंड और हैंड ब्रेन कंट्रोल करेगा। हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगी, क्योंकि ब्रेन तक गया इतनी देर में तो डैमेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की नीड क्या है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमें बहुत जल्दी रिएक्ट करना होता है, वरना हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा। अब जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो पेरिफेरल है, क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आपका कम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का, इसके अंदर सेरिब्रम होता है। देखो, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज है तो जाहिर सी बात है थिंकिंग वहीं से करोगे, वॉलंटरी एक्शन वहां से कंट्रोल होंगे, मेमोरी वहां पे स्टोर होएगी, सेंसरी इम्पल्स जो है वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से वहां पे आएंगे और इंटीग्रेट होंगे,
सेंटर एसोसिएट होगी आपकी यहाँ पे हंगर के साथ, भूख लगेगी ना तो सोच नहीं पाता इंसान, इसलिए वहां से। तो फिर आपका आता है इसके अंदर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, पीपल का साइज चेंज करना, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। फिर हमारा आता है हिंड ब्रेन। ये भी तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड होता है, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। जो सेरिबेलम है वो कंट्रोल करता है पॉस्चर, बैलेंस और प्रिसीजन ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन, पिकिंग ऑफ अ पैन, प्रिसीजन। मेडुला जो आपका करता है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस करता है, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन। पॉन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस और रेगुलेट करता है, हमारे मेन पार्ट उसका है रेस्पिरेशन। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। अब जब ये इतना डेलिकेट पार्ट है तो इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। तो ये जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट किया जाता है फ्लूइड जिसके अंदर फिल्ड होती है, बैलून लाइक, जो शॉक एब्जॉर्बर है जिसको हम बोलते हैं, और वो क्रेनियम के अंदर होती है, जैसे स्कल या ब्रेन बॉक्स कह सकते हो। फिर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है। अब नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, देखिए जो स्टिमुलस है उससे सेंस ऑर्गन डिटेक्ट करेगा, सेंसरी नर्व सीनस के पास जाएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, डिसीजन बनाया जाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। मोटर नर्व मसल तक जाएगी, रीअरेंजमेंट होगा मसल प्रोटीन्स का, रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और नर्वस सिस्टम की? जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो आपका उन्हीं सेल्स से कनेक्टेड है जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। जनरेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो सेल है वो आपका क्या करता है, मैकेनिज्म को रीसेट कर देता है बिफोर ट्रांसमिटिंग द इम्पल्स। तो आप सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट और ट्रांसमिट द इम्पल्स, वो ब्रेक हो जाता है। अब प्लांट्स के पास तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं। अब हम बात करते हैं केमिकल कम्युनिकेशन की। अब जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो ओवरकम करेगा हमारे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन को। अब हमारे अंदर तो कोऑर्डिनेशन हमें पता चल गया कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं। देखो प्लांट्स के अंदर दो मूवमेंट होती है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस को, प्लांट यूज करता है इलेक्ट्रिक केमिकल मींस टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। जो मूवमेंट है आपकी, वो सब क्या करता है, सेल अपनी शेप चेंज कर लेगा, रिजल्ट कर लेगा स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स में, जैसे ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई। अब डिपेंडेंट क्या है आपका, डिपेंडेंट आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ऊपर होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट्स के ऊपर होता है। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल आपका एक पार्ट है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ग्रो हो रहा है रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से जो आपका सर्कुलेटिंग है टेंड्रिल का अराउंड, उसके आसपास सर्कुलेशन बढ़ जाता है। फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। केमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ pollen tubes towards the ovule। हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर। अब जो प्लांट हार्मोन्स हैं, अभी ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, पहले प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपके प्लांट हार्मोन्स हैं वो आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। अब मेन प्लांट आपके चार प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, ग्रिबलिन, साइटोकिन्स, एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले ऑक्सिन की मैं बात करता हूँ, ये शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, ये सेल को लॉन्गर ग्रो करता है और फोटोट्रॉपिज्म में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ग्रिबलिन आपका हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम में। साइटोकिनिन्स आपको प्रमोट करता है सेल डिवीजन और प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। एब्सिसिक एसिड आपका इनहिबिट करता है ग्रोथ को, कॉज करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स को, स्ट्रेस हार्मोन को। अब प्लांट के हार्मोन्स तो हमने पढ़ लिया, अब एनिमल के हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। हार्मोन कुछ नहीं है, केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी ग्रोथ के साथ। अब हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीट करते हैं प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं हार्मोन हमारी ब्लड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस का। सबसे पहले आता है थायरोक्साइन, थायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट कहाँ होता है, नेक और थ्रोट के पास। ये आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को रेगुलेट करता है। फिर हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये रेगुलेट करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट। फिर एड्रेनालाइन, एड्रेनल किडनी के ऊपर होता है, भाई साहब कुत्ता पीछे भाग जाए, एड्रेनलिन ही रश होता है ना। तो जो रेगुलेशन होता है ब्लड प्रेशर में, हार्ट बीट में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इमरजेंसी के टाइम पे, वो सब एड्रेनलिन देखता है। इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, बिलो स्टमक प्रेजेंट होता है, ये हमारा शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। फिफ्थ हमारे सेक्स हार्मोन्स आते हैं,
टेस्टोस्टेरोन आपका मेल्स में, एस्ट्रोन एस्ट्रोजन आपका फीमेल्स में। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में, ओवरीज में, जेनिटल लोअर एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट होता है। प्यूबर्टी के साथ आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी देता है। ये देख लीजिए आप इस तरीके से। अब आयोडाइज सॉल्ट क्यों नेसेसरी है हमारी बॉडी में? जो हमारा आयोडाइज सॉल्ट आपका एक मिनरल है, एसेंशियल पार्ट है, जो कि हमारे थायरोक्साइन हार्मोन को सेक्रीट करता है बाय थायरॉयड ग्लैंड। जो थायरोक्साइन है वो रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो हमें आयोडाइज सॉल्ट लेना नेसेसरी है थायरॉयड ग्लैंड की वर्किंग के लिए, वरना एक डिजीज हो जाती है गॉइटर, जिसमें आपकी नेक स्वेल कर जाती है। अब डायबिटीज, अभी मैंने बोला था ना कि इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में 60 to 70% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो हमारा ये डायबिटीज है वो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से कॉज होती है। अब ये डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन जो कि सेक्रीट कर रहा है पेनक्रियाज, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल्स के लिए। ट्रीटमेंट आपका इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन या मेडिसिन ही है। फिर हमारा आता है फीडबैक मैकेनिज्म। जब किसी भी चीज की एक्सेस या डेफिशिएंसी हो जाती है हार्मोन्स की, तो एक हार्मफुल इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे। तो फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर करता है कि जो हार्मोन है वो प्रिसाइज क्वांटिटी में और राइट टाइम पे सेक्रीट हो। ये नहीं कोई कभी भी सेक्रीट हो जाए यार। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो कंट्रोल कैसे करें, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम शुगर लेवल को। शुगर लेवल ब्लड में राइज हो गया, पैनक्रियाज ने डिटेक्ट कर लिया, सिंथेसाइज किया इंसुलिन का, ब्लड शुगर लेवल फॉल हो गया। स्टॉप सेक्रीटिंग इंसुलिन कर दिया ना उसने, क्योंकि ऑलरेडी शुगर लेवल ज्यादा है। यहाँ अगर इंसुलिन पैंक्रियास ढंग से काम नहीं करेंगे तो शुगर लेवल हाई रहेगा, डायबिटीज रहेगी। होप ये चैप्टर क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट्स नहीं है भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है। अगर लगता है जरूरत है क्वेश्चन बैंक की, वर्कशीट्स की, टेस्ट पेपर्स की, सैम्पल पेपर्स की, प्रैक्टिस पेपर्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। थैंक यू।